अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों यहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे अमेरिकन फ्रीजन काउस के फॉर्म में, और पाकिस्तान में इस नौइयत का भी फॉर्म हो मेरी एक्सपेक्टेशन में नहीं था, लेकिन अभी देख के बहुत हैरानगी हुई है कि माशाल्लाह इतने इतने प्यारे फॉर्म यहाँ पे हमारी कंट्री पाकिस्तान। यहाँ पे बताता चलो कि गुजरांवाला के करीब गांव है क्लास के, यहाँ पे ये फॉर्म मौजूद है। यहाँ पे तकरीबन 250 काउस हैं और एक से एक बढ़कर काउ देखने को मिल रही है यहाँ पे, और जो मिल्किंग सिस्टम है यहाँ पे वो भी बहुत अमेजिंग है, वो भी मैं आपको दिखाता चलूँगा इस वीडियो में। अगर ना हो सका तो नेक्स्ट वीडियो में लाजमी दिखा दूँगा, और भी सारा साइलेज का सेटअप और मुकम्मल जितना भी सेटअप है कोशिश करूँगा कि सारा यहाँ से कवर करके वो आपको दिखाया जा सके। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी मैं चीमा डेयरी फार्म पे मौजूद हूँ। ये कहाँ पे वाक़ है, इस हवाले से सारी मालूमात लेते हैं इस भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाई, काइंडली बता दीजिएगा मेरे व्यूवर्स को कि ये कहाँ पे ये फार्म वाक़ है। ये गुजरांवाला में एक क्लास के है, अलीपुर चट्टा रोड पे, वहाँ पे ये होमाबाद गाँव के साथ चीमा डेयरी फार्म मौजूद है। ये बताइएगा कि ये कब से फार्म बना हुआ है यहाँ पे? ये फार्म जो कंट्रोल शेड है ये तो तकरीबन बना है 1 साल पहले ही। यहाँ पे लास्ट जो 2018 के अप्रैल में एनिमल शिफ्ट हुए हैं, लेकिन फार्मिंग जो चीमा साहब की है वो 1970 से शुरू हो रही है। 1970-80 से इन्होंने फार्मिंग शुरू की है, जिसमें लोकल एनिमल में ब्रीड को इम्प्रूव किया, फिर इन्होंने जनाब इम्पोर्टेड एनिमल पे काम किया और अमेरिकन एनिमल यहाँ पे मंगवाए। सही, अमेरिकन जो एनिमल्स इन्होंने मंगवाए हैं वो 1 साल पहले ही आए हैं या इससे पहले भी? नहीं, ये एनिमल जो थे ग्रोवर स्टेज पे आए थे, जब काफ दूध पीना छोड़ दे उसके बाद वाली जो स्टेज आती है तब छोटे छोटे थे, तकरीबन ये 8-9 माह के, तब ये एनिमल्स इन्होंने मंगवाए थे 150 के करीब। तो उन्हें बड़ा किया और अब ये दूसरी दफ़ा बच्चा दे चुके हैं और तीसरी दफ़ा के लिए प्रेगनेंट हो चुके हैं। यहाँ पे मुझे ये भी बता दीजिएगा कि आपने बताया कि बिल्कुल छोटे छोटे लाए गए थे, तो क्या अगर वहीं से तैयार जानवर लाए जाते तो वो यहाँ पे चल सकते थे? जी बिल्कुल, तैयार एनिमल चल सकते थे, लेकिन उसका फ़ायदा ये है, टाइम तो लगा उन्हें तैयार करने में, लेकिन ये है कि उन्हीं मतलब बंदा उसी कॉस्ट में ज़्यादा एनिमल, ज़्यादा बछड़ियाँ ये ले आए जो बाद में, जो कि उसी कॉस्ट में अगर बड़े एनिमल ही फर्स्ट प्रेगनेंट मंगवाते तो थोड़ी आती, जो इन्होंने खुद बाद में तैयार की। डिलीवरी चार्जेस भी ज़्यादा बढ़ने थे। हाँ, डिलीवरी चार्जेस भी बिल्कुल बड़े एनिमल पे ज़्यादा होने थे। अच्छा, ये बताइएगा कि किस तरह वहाँ से इंपोर्ट किए गए? ये जो कि जब छोटे थे तो बाई एयर आए थे सियालकोट एयरपोर्ट से, वहाँ से हमने रिसीव किए थे, फिर इधर लेके आए थे अपने शहर से। सही, बताइएगा कि इस फॉर्म में कितने जानवर हैं अभी मौजूदा और कौन कौन सी नस्ल के हैं? हाँ, हमारे पास तो फिलहाल मेन तो 2 ही नस्लें, मतलब एक तो पाकिस्तानी लोकल क्रॉस में एनिमल मौजूद हैं और 250 के करीब अमेरिकन एनिमल्स मौजूद हैं और कुछ बफलोज हैं, बस इसके अलावा हमारे पास। अब मेरे व्यूवर्स को यहाँ पे ये भी बता दीजिएगा कि जब हमारे पास इतनी अच्छी गाय जैसे साहिवाल नस्ल की गाय हैं और भी बहुत सारी गाय यहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या ज़रूरत पेश आई कि हम जो है दूसरी कंट्री की गाय? देखिए, उनके अपने फ़ायदे हैं कि साहिवाल जो नस्ल है हमारी वो हीट टॉलरेंस है, उसने गर्मी में उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसी लिहाज से उसकी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बड़ी कम है। और ये जो एनिमल है इनकी एवरेज जो है वो उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी एवरेज है, उनकी एवरेज कम है, लेकिन इनमें जो इश्यूज़ है वो हीट का है कि गर्मी की शिद्दत ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये वाले इश्यूज़ हैं। और लेकिन आजकल अगर कमर्शियल डेयरी फार्मिंग पे आएँ तो हमारे लोकल एनिमल्स के साथ जब तक हम ब्रीड इम्प्रूव ना करें, हम कमर्शियल डेयरी फार्मिंग पे हम प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते उसे, या फिर हम इंपोर्टेड एनिमल्स पे आएँ जो अच्छी ब्रीड हो, या फिर अपनी ब्रीड को इम्प्रूव करें जिसके लिए कई दहाइयाँ दरकार होंगी हमें। अच्छा, मैं पहले तो ये सुनता रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन काउस, लेकिन अब आपने बताया कि ये अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन नहीं है, तो ये
अमेरिकन काउज आपसे पहले भी यहाँ पे पाकिस्तान में कोई लाया है या नहीं? नहीं, अमेरिकन गायें सबसे पहले इधर आई थी और पत्तों की यूनिवर्सिटी ऑफ जो एनिमल साइंसेज लाहौर है वहाँ पे आई थी, उनके फार्म पे सबसे पहले चीमा डेयरी फार्म पे अमेरिकन एनिमल्स आए थे। सही। तो ऑस्ट्रेलियन भी अच्छे हैं लेकिन अमेरिकन उनसे ज़रा कुछ ज़्यादा अच्छे एनिमल्स हैं। मुझे ये बता दीजिएगा कि इस गाँव की जो है वजह शोहरत क्या है? वजह शोहरत सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी मिल्क जो एवरेज है वो ऑस्ट्रेलियन की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छी है और इनका साइज़, इनकी कद जिसामत जो है और इनके जो इसे हम अडर कहते हैं हवाने का साइज़ वो बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इनकी मिल्क एवरेज और फीड की जो रेशो है खाने की वो बड़ी ज़्यादा है और ऑटोमेटिकली जो एवरेज है वो ज़्यादा अच्छी आती है इनकी। कितनी एवरेज आ जाती है? हमारे पास जो पहली इनकी लैक्टेशन थी उसमें से तो 35 के करीब एवरेज आई थी, लेकिन इस साल एवरेज थोड़ी सी कम रही है कुछ इश्यूज़ की वजह से। 32 के करीब एवरेज रही है, लेकिन अब मौसम तब्दील हो रहा है और हमारे एनिमल ज़्यादा प्रेगनेंट हो गए हैं। आजकल हमारी एवरेज तकरीबन 28 के करीब है। सही। ये बताइएगा कि इनमें सबसे ज़्यादा जो मिल्क देने वाली एवरेज तो आपने बता दिया 32-35 से चल रही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूध दे रही है? हमारे पास इस वक्त 75 वाले एनिमल्स मौजूद हैं, 65 वाले मौजूद हैं और 50 प्लस में ज़्यादा एनिमल्स हैं हमारे पास। इनकी खुराक के हवाले से हमें बता दीजिएगा कि आम जानवरों जैसी ही खुराक होती है या इसकी थोड़ी डिफरेंट होती है? नहीं, खुराक जब एनिमल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो उसकी रिक्वायरमेंट भी उस हिसाब से ज़्यादा हो जाती है, जिसमें मुख्तलिफ तरह के मतलब चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिएंट जो उसे लाजमी चाहिए होते हैं एनिमल को। तो हमारे जो लोकल एनिमल है वो तो सिंपल ग्रीन फॉडर सब्ज़ चारे पे उन पर बड़ा अच्छा गुजारा हो जाता है, लेकिन जो हमारे एनिमल 50 वाले 60-70 वाले जो लीटर वाले एनिमल होते हैं उन्हें हमें अलग से तैयार करके खुराक देनी पड़ती है, जिसके लिए हम मतलब स्पेशल न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे युवास के डॉक्टर साहब हैं, उनसे हम मशावरत करके अपनी खुराक जो तैयार करते हैं, जिसमें हम साइलेज वगैरह, ग्रीन फॉडर या फिर मिनरल मिक्सचर, प्री मिक्स वगैरह जो भी चाहते हैं, फिर हर एनिमल और प्रोडक्शन वाइज ग्रुप के लिहाज से हर एनिमल की खुराक अलग अलग होती है। देखे है कि यहाँ पे जो साइलेज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है जी, तो क्या समझते हैं कि अगर साइलेज ही यूज़ हो चल सकते हैं? या डेयरी फार्मिंग जैसे कमर्शियल लेवल पे कहें तो साइलेज के बगैर नामुमकिन है, क्योंकि आप डेली बेसिस पे आपके पास इतनी लेबर नहीं होती कि आप ट्रालियाँ भर भर के काट के लाएं, फिर उसको कुतरा करें, चॉप करें और फिर एनिमल्स को डालते रहें। इसके लिए साइलेज लाजमी है। इसमें कुछ लोकल फार्मर को मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि गैस ही हो जाती है जानवरों को, कुछ ऐसा है? गैस नहीं होती, एसिडिटी उसे कह सकते हैं, क्योंकि इसकी पीएच वगैरह एसिडिक होती है। उसके लिए अगर आप थोड़ा सा मीठा सोडा वगैरह ऐड करते रहें अपनी खुराक में जानवरों की तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सेफ है ये। अच्छा, इसके टेम्परेचर के हवाले से बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि कूलिंग सिस्टम आपने बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है सेटअप जी, तो कितना टेम्परेचर जो है इसको चाहिए? हाँ, जो हमारे इम्पोर्टेड एनिमल्स हैं क्योंकि वो यूरोपियन इलाकों से आते हैं, ठंडे इलाके उनके, तो मिनिमम उनको 21-22 टेम्परेचर तक हम रख सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल शेड है तो फिर इसमें हमें और चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। ह्यूमिडिटी कितनी है, एयर फ्लो कितना है, जो हवा निकल रही है वहाँ से एग्जॉस्ट है वो कितनी देर में हो रहा है, तो 21-22 टेम्परेचर इनके लिए मतलब काबिल बर्दाश्त है, अच्छा है। ये तो इससे नीचे भी जितना आगे बेहतर है, फ्रीजिंग टेम्परेचर से ऊपर ही हो। सही। इसमें ये भी बता दीजिएगा कि जैसे आपने ये काउस रखी हुई है तकरीबन 300 तो है टोटल मिला के जी, तो इसमें 300 काउस के लिए कितनी लेबर रिक्वायर्ड है इसमें? क्योंकि हमारा कंट्रोल शेड है और ऑटोमेटिक ज़्यादा सिस्टम है, तो इसके लिए मेरे पास तकरीबन 12 के करीब लेबर है, जिसमें इसके अलावा 2 चौकीदार हैं रात के लिए जो नाइट ड्यूटी पे होते हैं। बस 14 हमारी लेबर है, 14 बंदे, और वही पूरे शहर को संभालते हैं दिन रात। सही जी। इसमें ये जो 14 ये काम करने वाले इनमें से कितने हैं? इनमें सारे काम करने वाले लेबर है हमारे। नहीं, बात है ना जैसे एक मैनेजर है, नहीं वो सारे लेबर की बात है। इसके अलावा मैं डॉक्टर हूँ, फार्म मैनेजर यहाँ पे, और मेरे साथ 3 मेरे हेल्पर हैं AIT और 2 वेटनरी असिस्टेंट हैं। सही। इसमें ये बता दीजिएगा कि इन एनिमल्स को कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और उनके इलाज का तरीकाकार क्या है? बीमारियां तो ख़ास तौर पे जो ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियां उनकी तो हम वैक्सीन कर देते हैं, जैसे गलघोटू, मुंहखोर वगैरह है, और जैसे एक चौड़े मार बीमारी कहलाती है, उनकी तो हम थ्रू आउट द ईयर वैक्सीन रिपीट करते रहते हैं ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। इसके अलावा जो आम बीमारियां आती हैं, हमारे पास कंट्रोल शेड है तो उसमें साड़ू, जिसे हम एस्टाइटिस कहते हैं, थोड़ा बहुत वो आ जाता है। इसके अलावा लेमनेस है और गाय बगैर थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज आते रहते हैं, ख़ास बीमारी नहीं होती। अब ये बता दीजिएगा कि इस शेड की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? जी, कंट्रोल शेड जो है उसकी हमारे पास 400 फीट लंबाई है और 100 फीट उसकी
चौड़ाई है, और ये तकरीबन 305 एनिमल्स हम इसमें रख सकते हैं कंट्रोल शेड के अंदर। अच्छा ये बताइएगा कि इस किस्म का अगर कोई शेड बनाना चाह रहा है तो कितनी रकम उसके पास हो तो वो ये शेड तैयार कर सकते हैं? काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि इसमें हमने हीट को रेजिस्ट करना होता है ताकि हीट इसके अंदर कम से कम आए, और जो मॉडर्न फैंस वगैरह लगाने होते हैं। हमारे वाला तकरीबन 5 से 6 करोड़ में ये बना था सारा शेड, तो उसकी जो डिमांड है फिर मुख्तलिफ होगी, लेंथ और विड्थ कितने एनिमल्स के लिए बनाना है उस लिहाज से वो चीज़। ये जो 5-6 करोड़ आप बता रहे हैं, इसमें ये मिल्किंग सिस्टम इसके साथ? मिल्किंग सिस्टम इससे अलग है। तो ये जो हमारे वाला मॉडर्न सिस्टम लगा हुआ है, ये तकरीबन अब हमें तो क्योंकि पहले लिया था 1 साल पहले, अब लेकिन इसकी प्राइसेस हाई हो गई हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ के करीब इसकी ऑटोमेटिक सिस्टम की प्राइसेस पहुँच गई। तो जी फ्रेंड्स, मिल्किंग सिस्टम के हवाले से अलग से वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद होगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर अगर यही सेटअप जो आप देख रहे हैं, यही अगर आप लगाना चाहें तो इसमें बता रहे हैं कि तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपया तकरीबन खर्चा आ सकता है इतने। लेकिन इसमें आप बता रहे थे ना कि मिल्क में कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन अगर मिल्किंग एनिमल देखें तो वो तकरीबन 4 से 60% हमारा खर्चा हो जाता है, 40% वो वापस दे जाता है। लेकिन जो अगर ओवरऑल शेड की देखें तो 75 से 80% जो है हमारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं इसमें। ये बताइएगा कि कुछ डेयरी फार्मर्स फ्लॉप भी सुने के हुए हैं, तो ऐसा क्यों हो जाता है कि जब वो काम शुरू किया, उन्होंने अच्छे जानवर मंगवाए हैं, तो फिर फ्लॉप कैसे हो? तो फ्लॉप होने की एक बड़ी वजह तो यही है कि हमारे फार्मर्स जो बनते हैं कि उन्हें शौक़ होता है कि हम डेयरी फार्म बनाएं, लेकिन खुद जो इन्वॉल्व नहीं होते, खुद को इन्फॉर्मेशन उस लेवल की नहीं होती कि उन्हें जानवरों का पता हो, उन्हें मैनेजमेंट का पता हो, या पता हो कि कौन कौन से सुपरवाइज़र या मैनेजर हायर कर रहे हैं, उन पर ट्रस्ट हो। तो बेसिकली कि कोई भी फार्म शुरू करने से पहले बंदे को उस काम का खुद पता हो, हर एक चीज़ का, ताकि लेबर जाती है, लेबर छुट्टी करती है, कोई मैनेजर जाता है, सुपरवाइज़र छुट्टी करता है, बंदा खुद से हैंडल कर सके। जब इंसान खुद उसे नहीं पता होगा किसी भी काम का, किसी भी चीज़ का, दूसरों के भरोसे पे रहेगा तो डेफिनेटली फ्लॉप हो जाएगा। ये बताइएगा कि अमेरिकन काउस जो है, इनकी फार्मिंग आसान है या मुश्किल है? हाँ, तकरीबन ये कदरे सेंसिटिव एनिमल हैं, लेकिन बड़े अच्छे एनिमल हैं और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो जी फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन हो सकता है कि कोई बात रह गई हो, तो वो बात आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मज़ीद तफसीलात फिर हो सकता है हम नेक्स्ट वीडियो में बता दें अगर ज़्यादा कमेंट्स हुए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।